गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वायरस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वायरस क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वायरस का अध्ययन हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने उनके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में हम लोगों ने ये देखा कि हेलिकल वायरस किसे कहते हैं, आइकोसाहेड्रल वायरस किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स वायरस किसे कहते हैं, वायरस से होने वाले डिफरेंट प्रकार के हम लोगों ने डिजीज़ को देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि फाइटोफैजिनी किसे कहते हैं, जूफैजिनी किसे कहते हैं। फैजिनेट में हम लोगों ने बैक्टीरियोफाज या फिर कोलीफेज को बहुत अच्छे से देखा। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि कैप्सिड क्या होते हैं, है ना। हम लोगों ने ये देखा कि वेरियंस क्या होते हैं, वायराइड्स क्या होते हैं, वायरसोइड्स क्या होते हैं। तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट्स में बहुत अच्छे से जान लिया है। आ जाइए बच्चों, आज के जो वीडियो सेगमेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट्स हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायरल रेप्लिकेशन, अर्थात वायरस अपना संख्या कैसे बढ़ाता है, किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करता है, कैसे वो किसी होस्ट सेल के अंदर जाकर उसके पूरे मशीनरी पर कब्जा करता है, फिर अपना मनचाहा एप्रोप्रिएट अपना पूरा एक जीनोम को असेंबल्स करता है और फिर वो क्या करता है, उसको लाइटिक फेज में लाता है, अर्थात होस्ट सेल को मार डालता है। मारने के बाद कैसे वो बाहर आता है। जैसा कि मैंने हम लोगों ने बच्चों बात किया था कि वायरस के अंदर कुछ होता नहीं है, उसके पास क्या होता है, केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है और साथ ही साथ बहुत सारे कैप्सोमियर्स यूनाइट्स होकर एक हेलिकल फॉर्म बनाते हैं जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और इसके पास इन्वेलप होता है ना, कुछ स्पाइक्स होते हैं और इसके पास कुछ होता नहीं बच्चों, इसके पास किसी प्रकार का कोई सेल नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। फिर भी ये पूरे यूनिवर्स में क्या है, सफल है, अर्थात पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा दिया है। तो कुछ न कुछ इसके पास विशेष है। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं कि वायरल रेप्लिकेशन कैसे होता है, किस प्रकार से वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है ना। तो आइए हम सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। दूसरा होगा कंडीशन फॉर रेप्लिकेशन, कौन से कंडीशन होते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए। फिर हम वेरियस स्टेप्स में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इनके रेप्लिकेशन में। और इस स्टेप्स में सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट, किस प्रकार से वायरस किसी होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या उसके जो उसका एक स्पेसिफिक सरफेस है, कैसे जाके उनके साथ वो बाइंड करता है, कैसे वो जाके अटैचमेंट होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। दूसरा होगा पेनेट्रेशन, जिसमें हम देखेंगे कि वो कैसे अपने जेनेटिक मटेरियल को पेनेट्रेट करता है। कुछ कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो होल वायरस इंटर कर जाते हैं होस्ट सेल के अंदर, या किसी में ऐसे होते हैं जिनमें केवल उनका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम पेनेट्रेशन कहते हैं, पेनेट्रेट करके होस्ट सेल के अंदर वो चला जाएगा। तीसरा क्या होगा बच्चों, अनकोडिंग या अनकोटिंग। जब वो अंदर होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा तो फिर क्या करता है कि वो अपने कैप्सिड को, अपने न्यूक्लिक एसिड को, अर्थात जो उसका जीनोम होगा वो उसके कैप्सिड से अलग हो जाएगा। वहाँ वो क्या कर देता है, बिल्कुल अनकोटिंग कर देता है, अपने को बिल्कुल क्या कर देता है, अलग कर लेता है कैप्सिड से, और उसका जो जीनोम है सब अलग हो जाते हैं। अगला क्या होगा बच्चों, इसका बायोसिंथेसिस होगा, अर्थात वो क्या करेगा कि जो होस्ट सेल का जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उस पर अपना कब्जा करके, होस्ट सेल के टोटल सेलुलर मशीनरी पर कब्जा करके, उसके टोटल मेटाबॉलिक मशीनरी पर कब्जा करके वो अपना जीनोम क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, अर्थात उसका बायोसिंथेसिस करेगा, एक एक पार्ट को अलग से बनाएगा। और फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे कि वो असेंबल करेगा। एक एक पार्ट बनाने के बाद क्या कर देता है, सबको असेंबल कर लेता है, एक साथ जोड़ लेता है, और फिर वो एक नया, एक न्यू वायरस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक न्यू मॉडिफाइड वायरस के रूप में तैयार हो जाता है। जब वो तैयार हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, होस्ट सेल के बाहर रिलीज हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो दो कंडीशन, या तो वो होस्ट सेल को मार सकता है या नहीं भी मारता है, दोनों कंडीशन लागू होती हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, एक मैप के द्वारा उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये रहा टोटल ओवरव्यू जो हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, है ना। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के विषय में और देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर का। द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वायरसेस
ड्यूरिंग द इन्फेक्शस प्रोसेस इन टारगेट होस्ट सेल। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वायरसेस। हम ये इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखेंगे कि एक बायोलॉजिकल वायरस का निर्माण होगा। क्या होगा, एक बायोलॉजिकल वायरस का निर्माण होगा, एक न्यूली मॉडिफाइड वायरस का निर्माण होगा इनसाइड द होस्ट सेल ड्यूरिंग द इन्फेक्शस प्रोसेस, इन्फेक्शन के समय। अर्थात टारगेट होस्ट सेल माने जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, अपना इन्फेक्शन जनरेट कर रहा है, अपना इन्फेक्शन काज कर रहा है, और जिसके अंदर वो अटैक करने जा रहा है, तो उस टारगेट होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्शन काज करने के बाद एक बायोलॉजिकल वायरस का फॉर्मेशन हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, वायरस मस्ट गेट इनटू द सेल बिफोर द सेल रेप्लिकेशन। वायरस को बच्चों सेल रेप्लिकेशन करने से पहले, अर्थात वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से पहले ये जरूरी है कि उसके लिए एक लिविंग सेल चाहिए। क्यों? क्योंकि वायरस क्या होता है, जब बाहर होता है बच्चों, होस्ट सेल के बाहर होता है, तो वो विरियांस के रूप में होता है, अर्थात वो निर्जीव है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही वो अपना एक एप्रोप्रिएट होस्ट पा जाता है, अपना एक लिविंग सेल पा जाता है, तब वो लिविंग जैसा बिहेव करता है, और तब वो क्या करेगा, लिविंग जैसे जिस प्रकार से जीवों में संतान पैदा करने की टेंडेंसी आ जाती है, उसी प्रकार से इसमें भी एक ऐसी टेंडेंसी जनरेट हो जाएगी जो ये अपना संतान पैदा कर सकता है, जिसको हम वायरल रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या होना चाहिए, वायरसेस मस्ट गेट इनटू द सेल बिफोर द सेल रेप्लिकेशन, अर्थात वायरस का सेल रेप्लिकेशन से पहले ये जरूरी होता है कि उसको एक लिविंग सेल की तलाश होती है, एक लिविंग होस्ट चाहिए जिसके अंदर वो रेप्लिकेशन करेगा। अगला क्या है बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होना चाहिए, डीएनए वायरसेस असेंबल्स इन न्यूक्लियस एंड आरएनए वायरस डेवलप सोलली इन साइटोप्लाज्म। डीएनए वायरसेस अगर है बच्चों, जो डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस जो होगा, उसका जो असेंबलिंग होगा, उसमें जो नया वायरस बनेगा बच्चों, वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगा। कहाँ होगा, अगर डीएनए वायरस अर्थात डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग वायरस है, तो उसका जो असेंबलिंग होगा वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगा। और जब आरएनए वायरस होगा बच्चों, तो आरएनए वायरस का डेवलपमेंट अकेले साइटोप्लाज्म में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, साइटोप्लाज्म, अर्थात उसके लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग वायरस है, तो उसका असेंबलिंग, होल असेंबलिंग कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बहुत रिमार्केबल है बच्चों, आप रिमार्क कर लेंगे। डीएनए वायरस वाले जो डीएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, उनका असेंबलिंग कहाँ होता है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जबकि आरएनए वायरस जो होते हैं उनका असेंबलिंग साइटोप्लाज्म में हो जाता है। आइए देखते हैं कंडीशन फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए। पहला है, होस्ट सेल मस्ट बी परमिसिव। होस्ट सेल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परमिसिव होना चाहिए, अर्थात वो परमिट करे, अलाउ करे कि किसी वायरस को अंदर आने दे। अगर बच्चों होस्ट सेल जो है वो परमिशन नहीं देगा, परमिट नहीं करेगा, तो वो अंदर नहीं आ सकता है ना। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें अगर किसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, तो उस बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज कर जाता है और फिर उसको कईयों पार्ट में कट कर देता है, अर्थात टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर देता है। जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, काट दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, तो फिर वो मर जाता है, वहाँ रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसका रेप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब कैसा होना चाहिए, होस्ट सेल मस्ट बी परमिसिव। तो होस्ट सेल कैसा होना चाहिए, परमिसिव होना चाहिए, अर्थात कंपोनेंट होना चाहिए, उसके बीच में अच्छा से इंटरेक्शंस होना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। किसके बीच में, वायरस और होस्ट सेल के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो संबंध है, रिलेशन है, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कंपोनेंट होना चाहिए और बहुत अर्थात परमिसिव होना चाहिए। होस्ट सेल उसको परमिट दे, अर्थात जब वो परमिसिव होगा तभी कोई वायरस होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर पाएगा। दूसरा क्या है बच्चों, होस्ट सेल मस्ट नॉट डिग्रेड द वायरस। होस्ट सेल किसी भी रूप में वायरस को डिग्रेड न करे, नष्ट न करे। जैसा कि मैंने बताया ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को पहचान जाते हैं और उसके जेनेटिक मटेरियल को टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम नेचर ने दिया है जिसका नाम होता है
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, है ना। तो जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं वो अंदर से कट लगा देते हैं, सब बर्बाद हो जाता है उनका जेनेटिक मटेरियल और वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर किसी वायरस को रेप्लिकेशन करना है तो ऐसे होस्ट का तलाश करता है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को या तो फिर वायरस को डिग्रेड नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है। अगला क्या होना चाहिए, वायरस मस्ट बी एबल टू यूज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। वायरस के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो होस्ट सेल के अंदर जैसे ही एंट्री करे वो पूरे होस्ट सेल के सेलुलर मशीनरी पर कब्जा कर ले, उसके मेटाबॉलिक मशीनरी पर कब्जा कर ले। क्यों? क्योंकि वायरस के पास किसी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है, किसी प्रकार का कोई सेल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है बच्चों। तो वो किसी ने जब अंदर जाएगा होस्ट सेल के अंदर तो टोटल उसी की मशीनरी पर ही कब्जा करके अपना काम कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। तो वायरस कैसा होना चाहिए, उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी चतुरता होनी चाहिए, इतनी चालाकी होनी चाहिए कि अंदर जाने के बाद वो होस्ट सेल के सेलुलर मशीनरी पर या मेटाबॉलिक मशीनरी पर कब्जा कर सके। क्या कर सके? कब्जा कर सके। ठीक, तो ये था कंडीशन रेप्लिकेशन की। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये चीज़ होना चाहिए तभी वायरस का रेप्लिकेशन हो सकता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे एक एक स्टेप के विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के विषय में और उसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन या फिर अटैचमेंट, है ना। इन दिस स्टेप वायरस अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल। इस स्टेप में आप देखेंगे कि वायरस क्या करता है, होस्ट सेल के सरफेस पे जाके अटैच होता है ना। अपना एक स्पेसिफिक साइट देखकर क्या करेगा, एक अपना स्पेसिफिक साइट देखकर वायरस होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर अटैच हो जाता है ना। जो होस्ट होता है बच्चों, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर क्या करेगा, वो अटैच हो जाता है अपना एक स्पेसिफिक जगह देखकर, है ना। दूसरा क्या है, दे अटैच्ड ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। जैसा कि मैंने बताया कि वो क्या करेंगे, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक जगह देखकर उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाकर जुड़ेंगे, है ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है, वायरस का वो पार्ट जो जाके उसके रिसेप्टर के साथ जुड़ता है होस्ट सेल के, तो वायरस का जो पार्ट उसके साथ जुड़ेगा उसको हम लिगैंड कहते हैं, और होस्ट सेल का वो स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक पार्ट जहां से जाकर वो जुड़ेगा उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो लिगैंड और रिसेप्टर्स के बीच में क्या होना चाहिए, परमिशन अलाउ होना चाहिए, अर्थात उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, मजबूत इंटरेक्शन होना चाहिए। किसके बीच में, लिगैंड्स एंड रिसेप्टर्स, अर्थात वायरस के लिगैंड्स के बीच में और होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के बीच में कैसा होना चाहिए, मजबूत इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। तो वही चीज कहा गया है, देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन द वायरस एंड होस्ट सेल, है ना। तो क्या होना चाहिए, वायरस और होस्ट सेल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होना चाहिए, मजबूती से जुड़ना चाहिए, दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, एक मैच्योर रिलेशनशिप बनेगा, तभी ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ पाएंगे, है ना। अगला क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, द कंप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द वायरस इज कॉल्ड एज द लिगैंड व्हाइल द होस्ट सेल सरफेस इज कॉल्ड एज द रिसेप्टर्स। जैसा कि मैंने बताया ना कि द कंप्लीमेंट्री पार्ट, वो पार्ट जो जाके जुड़ रहा है होस्ट सेल के सरफेस से, उसको हम लिगैंड कहते हैं। तो वायरस का कंप्लीमेंट्री पार्ट जो जुड़ने के लिए तैयार है उसको हम लिगैंड कहेंगे, और होस्ट सेल का वो सरफेस, वो एक स्पेसिफिक सरफेस जहां से जाकर वो यूनाइट करेगा लिगैंड्स के साथ, उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स और लिगैंड्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रेट्रोवायरस ग्लाइकोप्रोटीन GP120 acts as the ligands, reacts with the CD4 of the T cells which is commonly known as the receptors। जो रेट्रोवायरस होता है बच्चों, रेट्रोवायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम GP120 कहते हैं, वो लिगैंड्स के रूप में काम करता है, जो जाके जुड़ता है किससे, अर्थात जो रिसेप्टर्स होते हैं टी सेल्स के, अर्थात टी सेल्स के जो CD4 होते हैं बच्चों, वो रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं टी सेल्स के जो CD4 होते हैं वो रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। जो रेट्रोवायरस के ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम GP120 कहते हैं, वो लिगैंड्स के रूप में काम करता है। तो ये लिगैंड्स इस रिसेप्टर के साथ आके जुड़ जाते हैं। तो यही है, एक म्यूचुअल रिलेशन बनने जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी बनने जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग क्या होने जा रहा है, बॉन्ड बनने जा रहा है, किसके बीच में, लिगैंड्स और रिसेप्टर्स के बीच में बनता है। तो जब इस प्रकार का कंडीशन बनेगा बच्चों, तो इसी को हम कहेंगे अटैचमेंट। इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये देखिए अटैच हो रहा है ना। आप ये देख रहे हैं कि ये होस्ट सेल है, ये क्या है, होस्ट सेल। ये देखिए एपिथेलियल सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है,
और ये देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो सर्दी जुकाम कॉज करने वाला वायरस होता है, वो देखिए किस प्रकार से इसके सेल सरफेस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो ये यूनाइट्स हो रहा है। तो जो वायरस है इसका जो स्पेसिफिक साइट है बच्चों, जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्पेसिफिक साइट है, जो एक उसका सरफेस है, स्पेसिफिक सरफेस है, जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, इसी रिसेप्टर से आकर जुड़ जाते हैं। बहुत सारे वायरसेस होते हैं बच्चों जो उनके स्पाइक लगे होते हैं, प्रोटीनस पार्ट होता है, उसमें क्या होते हैं, उसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं। साथ ही साथ जिस होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ता है बच्चों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। वो रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसके साथ बाइंड बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक, तो ये देखिए इस प्रकार से अटैचमेंट हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, ये वायरस आकर इनके साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। देखिए ये वायरस इसके साथ अटैच हो रहा है ना। तो यहाँ दिया गया है अटैचमेंट में, आप देखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस बिकम्स अटैच्ड टू अ टारगेट एपिथेलियल सेल। यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस क्या हो रहा है, टारगेट एपिथेलियल सेल्स के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ठीक, तो ये रहा पहला, दैट इज द अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। पहले आके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। दूसरा देखिए, अब जब अटैच हो जाएगा तो क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, है ना, अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को पेनेट्रेट करेगा, होल वायरस एंट्री कर जाता है। तो देखिए अगला स्टेप क्या है, इन दिस स्टेप वायरस इंटर्स इनसाइड द होस्ट सेल। इस स्टेप में क्या होता है कि वायरस होस्ट सेल के अंदर क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, उसके अंदर प्रवेश करेगा। ओनली डीएनए और आरएनए ऑफ वायरस, किसी किसी वायरस में ऐसे होता है कि जिसमें उनका केवल जेनेटिक मटेरियल अंदर की ओर एंट्री करता है, सच एज द डीएनए आरएनए। अर्थात डीएनए कंटेनिंग वायरस अगर है तो उसका डीएनए, या आरएनए कंटेनिंग वायरस है तो उसका आरएनए अंदर चला जाता है और उसके बॉडी बाहर रह जाते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है, कंप्लीट वायरस इंटर्स, कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिनका टोटल संपूर्ण भाग ही होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये क्या कर गए बच्चों, ये बिल्कुल पेनेट्रेट कर गए, पेनेट्रेट करके होस्ट सेल के अंदर घुस गए, है ना। फिर आगे क्या होता है, अब देखिए अब इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वायरोपेक्सिया और इंडोसाइटोसिस वायरोपेक्सिया। अर्थात वायरस का होस्ट सेल के अंदर जाने की इस प्रक्रिया का नाम क्या है बच्चों, इस प्रोसेस को हम वायरोपेक्सिया कहते हैं या इंडोसाइटोसिस वायरोपेक्सिया कहते हैं, विच इंगल्फ द वायरस। अर्थात जिसमें वायरस का इंगल्फमेंट हो जाता है, वायरस इंगल्फ कर लिया जाता है, होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वेधते हुए वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो जब वायरस होस्ट सेल के अंदर पहुंचता है तो इसको हम वायरोपेक्सिया कहते हैं या इंडोसाइटोसिस वायरोपेक्सिया कहते हैं, जिसमें वायरस का इंगल्फमेंट हो जाता है, वायरस को निगल लिया जाता है ना। सम वायरसेस आर एडमिटेड डायरेक्टली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो डायरेक्टली एडमिट हो जाते हैं, जो डायरेक्टली एंट्री कर जाते हैं, किस में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। जैसे एडिनो वायरस जो होते हैं बच्चों, वो डायरेक्टली एंट्री कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करते हुए, भेदते हुए। ठीक, इन केस ऑफ इन्वेलप्ड वायरस द इन्वेलप फ्यूजेस विद द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे वायरस होते हैं बच्चों जिसमें इन्वेलप बना होता है ना, अर्थात उसमें ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक इन्वेलप होता है। तो जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं जिनमें इन्वेलप पाया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो होस्ट का सेल मेम्ब्रेन होता है, सबसे पहले वो इन्वेलप को फ्यूज करता है, डिजॉल्व करता है। तो जब इन्वेलप डिजॉल्व हो जाता है तब वो एंट्री कर पाता है। लेकिन जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेटेस्ट एंट्री कर जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पेनेट्रेट करके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं बच्चों, सबसे पहले वो जो होस्ट का सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके इन्वेलप को फ्यूज करेगा, डिसॉल्व करेगा, फिर वो अंदर की ओर एंट्री कर पाते हैं, है ना। जैसा कि आप देखिए, मैंने पहले स्टेप में दिखाया पेनेट्रेशन, वो अटैचमेंट। अब इसमें देखिए वो अटैचमेंट था ना, अब यहाँ देखिए पेनेट्रेट करके होल वायरस अंदर चला आया है ना। अर्थात जो होस्ट सेल है उसके अंदर, उसके सेल के अंदर एंट्री कर गया है, होल वायरस आ गया है। तो इसी को हम कहते हैं पेनेट्रेशन। तो पेनेट्रेशन क्या होता है, देखिए, द सेल इंगल्फ द वायरस बाय द इंडोसाइटोसिस। जो सेल होता है, होस्ट सेल होता है बच्चों, वो वायरस को इंगल्फ कर जाता है, निगल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा
होस्ट का सेल वायरस को जो इंगल्फमेंट करता है उसी को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस। और इस प्रक्रिया का नाम पेनेट्रेशन है, अर्थात वायरस पेनेट्रेट करके होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर चुका है, आ चुका है। अब जब आ गया तो फिर क्या होगा बच्चों? अगला स्टेप देखिए, पेनेट्रेशन अनकोटिंग करेगा। अर्थात क्या करेगा? अपने कैप्सिड को अपने जेनेटिक मटेरियल से अलग करेगा, सब अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो देखिए, फिजिकल सेपरेशन ऑफ द कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द लाइसोएंजाइम, अर्थात लाइसोजाइम की सहायता से कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, अर्थात जो उसका कैप्सिड है, एक कैप्सोमियर यूनिट मेम्ब्रेन, अर्थात जो कैप्सोमियर यूनिट से बना हुआ जो हेलिकल फॉर्म होता है बच्चों, वो मिलकर एक कैप्सिड बनाता है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ कैप्सिड अर्थात प्रोटीनस पार्ट और न्यूक्लिक एसिड दोनों अलग हो जाते हैं ना। और कौन अलग करता है? लाइसोजाइम, अर्थात लाइसोजाइम की सहायता से ये दोनों अनकोटिंग हो जाते हैं, कैप्सिड अलग हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ड्यू टू अनकोटिंग, ये एंड नहीं रहेगा बच्चों, ड्यू टू ये नहीं रहेगा, ड्यू टू अनकोडिंग जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड रिलीज इन द होस्ट सेल। जब ये अनकोडिंग हो जाता है बच्चों, उसका जो कैप्सिड है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो जो जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड है, जिसको हम डीएनए या आरएनए कहेंगे बच्चों, ये होस्ट सेल के अंदर रिलीज हो जाता है। अर्थात उसका जीनोमिक मटेरियल जो है वो क्या हो गया? बाहर आ गया, है ना। तो देखिए, जब बाहर आई, देखिए ये क्या हो रहा है? ये अनकोटिंग हो गया है, और इसमें से जितने भी इसके जेनेटिक मटेरियल हैं, डीएनए या आरएनए, ये सब बाहर की ओर आ रहे हैं, है ना। कहाँ आ गए? अर्थात जो इसका ये जो इसका सेलुलर फ्लूइड है, इसके अंदर ये आ गए, अनकोटिंग हो गया। तो देखिए, अनकोटिंग क्या है? वायरल कंटेंट आर रिलीज्ड, तो वायरस के अंदर के जितने भी कंटेंट हैं वो सब बाहर आ गए हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? अनकोटिंग होना। ठीक, अब अनकोटिंग के बाद क्या होगा भाई? बायोसिंथेसिस होगा। अब ये क्या करेगा? अर्थात अब ये होस्ट सेल के सेलुलर मशीनरी पर, उसके मेटाबॉलिक मशीनरी पर कब्जा कर लेगा, उसके जीनोम पर कब्जा कर लेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल पर कब्जा कर लेगा, उसके डीएनए को क्या करेगा? वो रप्चर करेगा, और फिर वो अपना एक मॉडिफाइड, अपना एप्रोप्रिएट जीनोम तैयार करेगा। तो देखिए, बायोसिंथेसिस में क्या होता है, या फिर जीनोम रेप्लिकेशन, जिसमें वो जीनोम को बनाएगा, अपने सभी जीनोम का फॉर्मेशन वो करेगा। तो देखिए क्या होता है? द रेप्लिकेशन मशीनरी डिपेंड्स ऑन द वायरल जीनोम। रेप्लिकेशन मशीनरी रेप्लिकेशन मैकेनिज्म जो है बच्चों, वो वायरल जीनोम पर डिपेंड करता है कि वायरल का जीनोम कैसा है, डीएनए है कि आरएनए। जिस प्रकार से उसका जीनोम होगा उसी प्रकार से वहाँ रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ डीएनए वायरस रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई डीएनए वायरस है तो उसमें रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होस्ट सेल के न्यूक्लियस में होगा। कहाँ होगा? अगर डीएनए वायरस है तो उसका जो रेप्लिकेशन होगा वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में होगा। डीएनए वायरसेस यूजुअली यूज होस्ट सेल प्रोटीन एंड एंजाइम to make additional DNA that is transcribed to messenger RNA which is then used to direct protein synthesis। डीएनए वायरस क्या करते हैं बच्चों? ये डीएनए वायरस होस्ट सेल के अंदर जब जाते हैं तो वो होस्ट सेल के प्रोटीन और एंजाइम पर अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके प्रोटीन और एंजाइम की सहायता से ही वो अपना एडिशनल डीएनए बना लेते हैं। अर्थात जो डीएनए वायरस होते हैं वो जब डीएनए वायरस के अंदर जाते हैं तो उसके पूरे सेलुलर मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं, और उसी होस्ट के जो जिस होस्ट के अंदर वो पहुंच गए हैं उस होस्ट के प्रोटीन और एंजाइम का प्रयोग करते हुए वो क्या करेंगे? अब वो अपना एडिशनल डीएनए बना लेंगे, दैट इज ट्रांसक्राइब्स टू मैसेंजर आरएनए विच इज देन यूज्ड टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ उनका सेंट्रल डोग्मा होगा, फिर क्या करेंगे? वो अपना मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाएंगे। वायरस अपना खुद का अपना एडिशनल डीएनए बनाएगा, न्यू डीएनए। जो वायरस का डीएनए बच्चों, उसका सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस के द्वारा पहले डीएनए रेप्लिकेशन करेगा जिसमें मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से वो क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए बनाएगा, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर अल्टीमेटली ट्रांसक्राइब्ड होकर उस ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए से वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो टोटल मशीनरी अर्थात उस होस्ट सेल के सेलुलर मशीनरी पर कब्जा करके, उस होस्ट सेल के मेटाबॉलिक मशीनरी पर कब्जा करके वहाँ सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस करेगा जिसमें वो अपना एक एडिशनल डीएनए तैयार करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। फिर वहाँ ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए के बाद फिर वो ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये सब प्रक्रियाएं वो होस्ट सेल के अंदर कर रहा है। अब पूरे
अब होस्ट सेल को क्या बना लिया, वो दास बना लिया गया। क्या बना लिया, दास बना लिया, स्लैब हो गया, वो दास बन गया। और वो मास्टर कौन हो गया, मास्टर हो गया वायरस। तो इसको हम क्या कहेंगे, मास्टर एंड स्लैब मैकेनिज्म, है ना। मास्टर कौन बन गया, वायरस। दास कौन बन गया, जो होस्ट है ना। देखिए किस प्रकार से वो मोहरा बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया, है ना। अगला देखिए, इन केस ऑफ आरएनए वायरस रेप्लिकेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अगर आरएनए वायरस है तो वहां रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहां होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। आरएनए वायरस यूजुअली यूज द आरएनए कोर एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वायरल जीनोम आरएनए। जो आरएनए वायरस होते हैं बच्चों, वो आरएनए कोर का प्रयोग करके आरएनए के टेम्पलेट पर ही अपना क्या करेंगे, वायरल जीनोम तैयार करते हैं, ठीक ना। तो जो आरएनए वायरस होते हैं वो आरएनए के कोर पर ही अपना क्या करते हैं, वायरल जीनोमिक आरएनए बना लेते हैं। Here synthesis of nucleic acid protein and enzymes occurs by the phenomenon of transcription and translation। यहाँ हम देखेंगे कि जो वायरस होगा अपना न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, अपना प्रोटीन बनाएगा, अपना एंजाइम बनाएगा, और ये सब प्रक्रिया एक फिनोमिनन के द्वारा करता है, एक प्रक्रिया के द्वारा करता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जब वो सेलुलर मशीनरी पर कब्जा कर लेता है तो सेंट्रल डोग्मा के द्वारा वो ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, ट्रांसलेशन भी करेगा, है ना। तो इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा वो अपना खुद का जो जीनोम है वो बना लेता है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंजाइम। अर्थात अब अपना कैप्सिड भी बना सकता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल भी बना सकता है, और सब चीज़ें जो उसका है, जो एनवेलप है, वो सब वो तैयार कर सकता है। अब अपना एक नया, अब अपना संतान पैदा करने के लिए कैपेबल हो गया है। क्यों, क्योंकि होस्ट सेल के टोटल सेलुलर मशीनरी पर अपना कब्जा बना चुका है, ठीक। जैसा कि इस फिगर में देखिए कि ये क्या हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर गया न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर जो उस होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करेगा, उसको रप्चर कर देगा, और फिर उसके साथ यूनाइट्स होकर उसी के एंजाइम, उसी के एंजाइम और प्रोटीन का प्रयोग करके वो देखिए अपना अलग अलग पार्ट बना रहा है। सब अपना जीनोम क्या कर रहा है, बायोसिंथेसिस कर रहा है, उसको निर्माण कर रहा है। तो यहाँ देखिए बायोसिंथेसिस में क्या है, वायरल आरएनए इंटर्स द न्यूक्लियस। अर्थात वायरल का आरएनए क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर रहा है, वेयर इट इज रेप्लिकेटेड बाय द वायरल आरएनए पॉलीमरेज। जहां वायरस के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है बच्चों, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से वो क्या करेगा, अपने आरएनए का वो क्या करेगा, एडिशनल पार्ट बनाता है। वहां रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होगी तो वो क्या करेगा, क्या करता है, अर्थात वो डीएनए को रप्चर करेगा, फिर उसी डीएनए से आरएनए बना लेता है, फिर आरएनए के टेम्पलेट पर अपना एडिशनल आरएनए वो तैयार कर लेता है ना। तो ये बायोसिंथेसिस प्रोसेस रहा इसका, ठीक। आइए, जब इसके सब पार्टिकल्स जब पूरे जीनोम बन जाते हैं, एक एक अलग अलग बन जाते हैं, कैप्सिड अलग बन जाता है, और उसका जो क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल अलग बन जाता है, स्पाइक अलग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जब सब कुछ बन जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको असेंबलिंग करता है, उसको जोड़ता है, सब जोड़ के एक साथ यूनाइट्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए, आफ्टर बायोसिंथेसिस द मॉडिफाइड वायरल प्रोटीन आर पैक्ड विथ न्यूली रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम इनटू द न्यू वेरिएंट्स दैट आर रेडी फॉर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल। अब बायोसिंथेसिस होने के बाद बच्चों क्या होता है कि एक मॉडिफाइड वायरल प्रोटीन क्या करता है, पैक्ड करता है। एक क्या होता है, मॉडिफाइड वायरल प्रोटीन जो है वो पैक करेगा किसको, विथ न्यूली रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम। जितने भी नए बने हुए, जो रेप्लिकेशन के द्वारा बने हुए नए जीनोम हैं, सबको आपस में रीयूनाइट्स कर देता है, रीअसेंबल्स कर देता है, और एक नया वेरिएंस बन जाता है। वेरिएंस क्या होता है बच्चों, जब तक वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर है तो वायरस कहलाता है, और जब वो होस्ट सेल से बाहर निकल आता है तो उसको हम वेरिएंस कहते हैं। और उसमें वो सब चीज़ें होती हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें इन्वेलप भी होगा, मतलब कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग विद द कैप्सिड। अगर सब कुछ के साथ वो बाहर की ओर है, होस्ट से बाहर है, नॉन लिविंग स्टेज में है, तब उसको हम वेरिएंस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अब ये पूर्ण रूप से बन गया है, अब एक न्यू वेरिएंस के रूप में हो गया। क्यों वेरिएंस हम कह रहे हैं, इसलिए कि दैट आर रेडी फॉर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल। अब ये रेडी है, पूर्ण रूप से तैयार है होस्ट सेल के बाहर आने के लिए। तो जब होस्ट सेल से बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा तो वो क्या कहलाता है, वेरिएंस ही कहलाएगा। तो पूर्ण रूप से उसकी बॉडी तैयार हो चुकी है। अब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो
एक होस्ट से बाहर निकलकर किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट में आता है, फिर किसी दूसरे वायरस के लिए फिर क्या करेगा, वहीं फिर वो करेगा अटैचमेंट करेगा, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन करेगा, है ना, फिर वहाँ क्या करेगा, अनकोटिंग करेगा, फिर वहाँ बायोसिंथेसिस करेगा, फिर वहाँ क्या करेगा, असेंबली करेगा, फिर वहाँ क्या करेगा, रिलीज होगा। तो इस प्रकार से एक नया वायरस किसी दूसरे के शरीर में बनकर, किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर बनकर फिर बाहर आता है, फिर दूसरे लिविंग होस्ट के अंदर एंट्री करेगा, फिर बाहर आएगा। इस प्रकार से पूरी दुनिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता रहता है, जबकि उसके पास ना हाथ है ना पैर है, लेकिन किसी दूसरे के हाथ पैर पर अपना काम निकालता है ना बच्चों। तो यहाँ देखिए यही हुआ कि आफ्टर बायोसिंथेसिस होने के बाद जो मॉडिफाइड वायरल प्रोटीन है, वो मॉडिफाइड वायरल प्रोटीन पैक करने में काम करता है, अर्थात एक पैकेजिंग बनाएगा, एक नए न्यू वायरस को तैयार करेगा। कैसे, रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम इन सबको आपस में जोड़ेगा और जोड़ने के बाद एक नया वेरिएंस बन जाता है, विच आर रेडी फॉर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल, जो होस्ट सेल से बाहर आने के लिए तैयार हो चुका है। अगला देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द एंजाइम इनकोडेड बाय द वायरल जीन गाइड द असेंबली स्टेप बाय स्टेप। जो एंजाइम वो बना हुआ है अंदर, वायरस का एंजाइम जो बना है बच्चों, वो गाइड करने का काम करता है, निर्देश देता रहता है, उसको गाइड प्रोवाइड करता है, किसके लिए, असेंबली के लिए। अर्थात वायरस को असेंबल करने के लिए जो वायरस का जीन है बच्चों, वो गाइड करता है। और क्या गाइड करता है, उसको असेंबल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से उसको असेंबल करना है। तो उस वायरस का जो एंजाइम है वो उसको क्या करेगा, गाइड के रूप में बताता रहता है, उसको समझाता है कि इस प्रकार से आपको असेंबल करना है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, होस्ट सेल के अंदर। आइए बात करते हैं, द रेप्लिकेटेड डीएनए एंड कैप्सिड रीअसेंबल्स इनटू द कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि जो रेप्लिकेटेड डीएनए है, जो उसका खुद का न्यूली फॉर्म्ड रेप्लिकेटेड डीएनए है, जो वायरस का डीएनए बन गया है, और उसके कैप्सिड जो अलग अलग थे वो सब रीअसेंबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रीअसेंबल, एक साथ जुड़ जाते हैं और एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स बन जाता है ना। एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के रूप में वायरस बनके तैयार है, जैसा कि इस फिगर में देखिए, ये देखिए जैसे वायरस पेनिट्रेट करके अंदर आया था, वैसे पूरे वायरस फिर से बन गए, बहुत सारे वायरस बन जाते हैं। अब ये वायरस क्या है, बाहर जाने के लिए तैयार है, किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। तो अगला स्टेप क्या है बच्चों, असेंबली में देख लीजिए, न्यू फेजेस पार्टिकल्स आर असेंबल, जो नए फेजेस पार्टिकल्स हैं वो आपस में असेंबल हो जाते हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं अगला और लास्ट, रिलीज। कैसे ये बाहर आएंगे, तो देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिलीज। इनके रिलीज होने के 2 मेथड्स हैं। पहला है लाइसिस में क्या होता है बच्चों, इन दिस मेथड्स वायरस बर्स्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल एंड रिलीज। इस मेथड में क्या होता है कि वायरस जो होता है वो होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट कर देता है। क्या कर देता है, बर्स्ट कर देता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है, तोड़ डालता है, उसको बर्स्ट कर देता है, जिससे क्या हो जाती है, जो होस्ट सेल है बच्चों उसका डेथ हो जाता है। अर्थात वो उसके मशीनरी पर कब्जा किया, उससे अपना काम निकाला, और अंत में बच्चों ये इतना निर्दयी हो जाता है वायरस कि होस्ट सेल को रप्चर भी कर देता है, उसको मार भी डालता है। और जब ये मार देता है तो इस प्रोसेस को हम साइटोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलाइटिक, या इसी को हम लिसिस फेज कहते हैं। इसमें क्या करता है कि वायरस किसी होस्ट से बाहर आता है, लेकिन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करके आता है, जिससे वो सेल हर समय के लिए मर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइटिक फेज कहते हैं। जैसा कि देखिए बच्चों, ये लाइटिक फेज हम एक एग्जांपल लिए हैं, वो किसका लिए हैं, ये हम लिए हैं बैक्टीरियोफाज का, है ना। एक बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस होता है, उस बैक्टीरियोफाज का जो एग्जांपल यहाँ है वो लाइटिक फेज के लिए है। जैसा कि आप देखिए, ये बैक्टीरियोफाज है जिसमें ये क्या है, प्रोटेक्टिव कोट है जो हेड कहलाता है। इसके अंदर एक जीनोमिक मटेरियल है जिसमें देखिए वायरल क्रोमोसोम है ना, इसके जो है टेल फाइबर्स हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरियोफाज क्या कर रहा है, एक बैक्टीरिया, ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर अटैचमेंट कर रहा है ना, तो ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसी को हम अटैचमेंट कहते हैं। तो ये एक अटैचमेंट किया, अटैचमेंट होने के बाद फिर क्या हुआ बच्चों, पेनेट्रेट कर गया, अर्थात ये पेनेट्रेट करके अंदर की ओर घुस गया। देखिए, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि बैक्टीरियोफाज, संपूर्ण बैक्टीरियोफाज अंदर नहीं आता। क्यों, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए पूरा बॉडी अंदर नहीं आ सकता। तो ये क्या करता है
कि एक पिन होता है इसका, ये देख टेल फाइबर के पास एक पिन होता है, उसी पिन के माध्यम से ये अपने जीनोमिक मटेरियल को अंदर की ओर छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? अपने आरएनए को अंदर की ओर छोड़ देगा। तो ये देखिए आरएनए इसके अंदर आ गया है ना, पेनेट्रेट करके आरएनए अंदर आ गया। अब जब ये आरएनए अंदर आ जाता है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ देखिए कि यहाँ रेप्लिकेशन करेगा और अपना मल्टीपल कॉपी बना लेता है। तो यहाँ देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस क्रोमोसोम। तो वायरस का जो क्रोमोसोम है ये अपना मल्टीपल कॉपी बना लिया। देख रहे हैं ना, बहुत सारे आरएनए बन गए हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के सेलुलर मशीनरी पर कब्जा कर लिया है। जब बहुत सारे इसके आरएनए बन जाएंगे तो यहाँ देखिए अब क्या होने जा रहा है, असेंबली होने जा रहा है। तो यहाँ क्या बन जाता है, ये आरएनए फिर क्या करेगा, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, और फिर क्या करेगा, वो अपना हेड पार्ट अलग बना लेगा, टेल अलग बना लेगा, स्पाइक अलग बना लेगा, पिन अलग बना लेगा, जेनेटिक मटेरियल अलग बना लेगा, सब कुछ यहाँ फॉर्मेशन ये कर लेता है, जिसको हम बायोसिंथेसिस करते हैं। तो बायोसिंथेसिस होने के बाद फिर क्या करें, देखो बच्चों, ये बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बन गए हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम असेंबली कहेंगे। असेंबली होने के बाद बच्चों देखो ये लाइसिस हो रहा है, इसको ये फाड़ कर, अर्थात इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ कर बाहर की ओर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, होल बैक्टीरिया रप्चर हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। तो उसका एक ही सेल है, पूरा सेल उसका रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और हम लोगों के अंदर क्या होता है बच्चों, हम लोगों के अंदर जब वायरस अटैक करता है तो एक एक सेल पर अपना कब्जा करता है, तो बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर वो पूरे सेल को मारने में सफल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली किसी मनुष्य का भी जान चला जाता है, मौत हो जाता है। तो वो सबसे पहले सेल को इफेक्टेड करते हैं। जब पूरे सेल मर जाएंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म ही मर जाता है। क्योंकि यहाँ क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, एक ही कोशिका होता है, इसलिए इसका एक कोशिका बर्स्ट हुआ, एक कोशिका खत्म हुआ तो वो खुद ही मर जाता है। तो ये देखिए बच्चों, ये लाइटिक फेज है जो बैक्टीरियोफाज का दिखाया गया है। तो यहाँ दिखाया गया है लाइटिक साइकिल यूजुअली टेक्स। इस लाइटिक साइकिल को पूरा करने में बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज को 13 से 60 मिनट का समय लगता है। और ये किस टेम्परेचर पर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह लाइटिक फेज होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को करने में उनको कितना समय लगता है बच्चों, 15 से लेकर 60 मिनट का समय लगता है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा, है ना। आप फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इधर से। तो ये बच्चों क्या है, लाइटिक फेज ऑफ बैक्टीरियोफाज, है ना। तो इसमें क्या होता है, पूरा सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, होस्ट सेल बर्बाद हो जाता है, मर जाता है ना। और दूसरा फेज हम देखते हैं बडिंग, है ना। दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो बडिंग। In this step, virus makes envelope from plasma membrane of the host cell and release does not harm host cell। इस स्टेप में क्या होता है बच्चों, वायरस जो होता है वो होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से इन्वेलप बनाता है, अपना एक सुरक्षा कवर बना लेता है और फिर वो बाहर की ओर निकल जाता है। डज नॉट हार्म होस्ट सेल, वो होस्ट सेल को मारता नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता है, एक वायरस पड़ा रहता है और उसके जो मल्टीपल कॉपी बनते हैं, अर्थात उसके जो न्यू जीनोम बनते हैं बच्चों, जो नए उनके संतान बनते हैं वो बाहर की ओर निकलते रहते हैं और कुछ न कुछ वायरस अंदर बने रहते हैं। तो वो होस्ट सेल को मारते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं कि होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रयोग करके वो अपना इन्वेलप बना लेते हैं, सुरक्षा कवच बना लेते हैं और फिर वो बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो मैकेनिज्म देखने को मिलता है वो इन्फ्लुएंजा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दी जुकाम जब हमको होता है तो हम लोग सर्दी जुकाम से हम लोगों की डेथ नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बार बार उसको जब हम लोग छींकते हैं तो वुफिंग के द्वारा हम लोगों का जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है वो बाहर निकलता रहता है और फिर वो हमारे सेल को नहीं मारता है। वो क्या करता है बच्चों, वहाँ बडिंग करता है। बडिंग करने के बाद उसमें क्या होता है बच्चों, उसका जो जीनोमिक मटेरियल है वो होस्ट सेल के जो जीनोमिक मटेरियल जो जीन है बच्चों, उसके साथ जाकर क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके साथ जाकर जुड़ जाता है ना। अर्थात जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है ना। जिस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो RDNA बना लेता है ना। तो ऐसे क्या होता है कि वायरस का जो जीन है
वो होस्ट के जीन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो जितनी बार वो सेल अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, जितना अपना सेल बनाएगा, जितनी कोशिकाएं तैयार होंगी, उतनी संख्या में वो भी बनते चले जाते हैं, वायरस भी बनते चले, क्योंकि उनका भी जीनोम उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। तो इस स्टेप में होस्ट सेल का क्या डेथ नहीं होता है, वो क्या करता है, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से अपना एनवेलप बना लेता है और बाहर की ओर रिलीज हो जाता है। इसमें होस्ट सेल की जान नहीं जाती है। और ये मैकेनिज्म हम इन्फ्लुएंजा में देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ देखिए इन्फ्लुएंजा में। तो ये क्या है, ये देखिए ये बहुत सारे वायरसेस हैं और ये बाहर की ओर निकल जा रहे हैं। ठीक, तो ये बाहर की ओर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ होस्ट सेल रप्चर नहीं होता है। ठीक, तो इसको देखिए कैसे होता है। रिलीज में हम देखें, न्यू वायरल पार्टिकल्स आर मेड, जो नए वायरल पार्टिकल्स होते हैं बनते हैं, एंड रिलीज इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर की ओर चले आते हैं इन द सेल। कोशिका के अंदर ये क्या होते हैं, ये जो नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, विच इज नॉट किल्ड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में होस्ट सेल किल्ड नहीं होता है, मारा नहीं जाता है, कंटिन्यू टू मेक न्यू वायरस, और ये कंटिन्यू एक नया वायरस बनाते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये देखिए, तो एक ओवरव्यू है पूरा, एक साथ एक चार्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस बार एक बार इसको देखिए, यहाँ देखिए ये इन्फ्लुएंजा वायरस होस्ट सेल से अटैचमेंट हो रहा है, अर्थात इसका जो स्पेसिफिक सरफेस है उसको रिकॉग्नाइज करके, तो जो वायरस का लिगेंड्स है वो होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ आकर जुड़ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अटैचमेंट। और दूसरे में हम देख रहे हैं अब ये पेनेट्रेट करके ये कहाँ चला गया, अंदर चला गया होस्ट सेल के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेनेट्रेशन कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस, दैट इज द इंगल्फमेंट ऑफ द वायरस इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर वायरस को इंगल्फ कर लिया गया। अब जब इंगल्फ हो जाता है तो अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि ये क्या करता है, अनकोटिंग करता है अपने पूरे जितना भी इसका जीनोम्स है इन सबको, वो जैसे कैप्सिड अलग हो जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल अलग हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अनकोटिंग कहते हैं। वायरल